तो दोस्तों, अगर आप बीएड पाठ्यक्रम के किसी भी वर्ष में किसी भी सेमेस्टर में एनरोल्ड हैं, आपको कोई समस्या हो रही है आपके कोर्सेज को पूरा करने में, नोट्स बनाने में, आंसर कैसे लिखना है या किसी प्रकार की भी समस्या, असिस्टेंट और गाइडेंस या 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए आप मेरे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस ज्वाइन करने का सिंपल और सरल तरीका है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे विथ योर नेम एंड योर ईयर। आप किस सेमेस्टर में है इतना बताएं और बस लिखें आई वॉन्ट टू ज्वाइन प्रीमियम कोर्सेज। मैं आपको अपने प्रीमियम बैच में ज्वाइन कर दूंगा। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका आपके ही YouTube चैनल बीएड एग्जाम पर। और दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था पार्ट 1 में फिजिकल साइंस का पेपर हम अभी डिस्कस करें, तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2017 से थे। तो अभी हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो 2017, 19 और 20 में जो भी आए हैं या उसके बाद आए हैं, हम उनको सभी को अभी एक बार इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं और इनको आप जो है रिवाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ कितना लिखना है वो भी आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको एक एग्जाम में मेन कंटेंट कितना लिखना है। आप चाहें तो इसमें 1-2 लाइन और एक्स्ट्रा, ऑलमोस्ट 50 वर्ड्स में ही सारे आंसर हैं, तो आप जो है इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं या इससे एक रेफरेंस ले सकते हैं, एक आइडिया ले सकते हैं कि आपको आपका आंसर किस तरह से लिखना। तो इस वीडियो से पहले आप कोशिश करिएगा पार्ट 1 को देख लें ताकि एक कंटिन्यूटी बनी रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं हमारे पास प्रश्न संख्या 6 है, ये हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट इज़ प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग एंड राइट द नेम ऑफ इट्स प्रोपाउंडेंट। मतलब यहाँ पे पूछा ही जा रहा है कि जो है जो प्रोजेक्ट मेथड है टीचिंग लर्निंग आखिर है क्या और इसको किसने प्रतिपादित किया, यानी कि हु फाउंडेड दिस आइडियोलॉजी। तो मैं आपको बेसिकली बता देता हूं दोस्तों यहाँ पर कि जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, जिसे कि हम लोग शिक्षण अधिगम हेतु प्रोजेक्ट विधि कहते हैं, यानी कि प्रोजेक्ट मेथड, परियोजना विधि। तो परियोजना विधि या प्रोजेक्ट मेथड जो है, इसमें होता क्या है कि देखिए, प्रयोजन विधि में बालक अपने अनुभव के आधार पर सीखते हैं, उन्हें स्वतंत्र रूप से सोचने विचार करने का अवसर प्रदान किया जाता है तथा उनकी शारीरिक और मानसिक विकास के लिए वो संपूर्ण अवसर प्रदान किए जाते हैं, जिससे कि वो आगे चलकर जो है अपने जीवन में कभी भी अगर इस तरह की परिस्थिति आए जहां उन्हें अपना अनुभव इस्तेमाल करना हो तो उसके लिए वो योग्य बन पाए। तो प्रोजेक्ट मेथड की अगर आप बात करते हैं, इसके लिए संबंधित थोड़ा सा हम एक डेफिनेशन भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि इसके प्रतिपादक का नाम। तो सबसे पहले हम वही देख लेते हैं। प्रयोजन विधि का मूल आधार जो है जॉन डीवी के विचारधारा। देखिए, जॉन डीवी की विचारधारा के आधार पर ही जो है प्रोजेक्ट विधि यानी कि प्रयोजन विधि की जो है मतलब आप बोल सकते हैं इसका निर्माण किया गया। अब प्रोजेक्ट विधि का जो मूल आप बोल सकते हैं कि निर्माण जो किया गया, इसका जो प्रयोग में लाया गया पहली बार, वो आपका किलपैट्रिक के द्वारा किया गया था। आप इसको समझ सकते हैं। तो W.H. किलपैट्रिक ने जो कि जॉन डीवी से प्रभावित थे, उन्होंने उसके साथ काम किया था, उनके विचारों से ही प्रभावित होकर उन्होंने प्रयोजन विधि का निर्माण किया, प्रयोजन विधि का उन्होंने विकास किया। तो उनके आधार पर तो आप जब भी नाम लिखें तो आप लिख सकते हैं कि जॉन डीवी की विचारधारा, और उस विचारधारा के आधार पर W.H. किलपैट्रिक ने जो है प्रयोजन विधि का विकास किया। अब अगर प्रयोजन विधि की बात करते हैं किलपैट्रिक के अनुसार ही, तो यहाँ पर देख सकते हैं W.H. किलपैट्रिक के अनुसार हम चाहते हैं कि शिक्षा वास्तविक जीवन की गहराइयों में प्रवेश करे, केवल सामाजिक जीवन में ही नहीं वरन उस उत्तम जीवन में भी जिसकी हम आशा करते हैं। तो प्रयोजन विधि का एक्चुअली आप यहाँ पे इस तरह से समझ सकते हैं, इसका उद्देश्य पार्कर के अनुसार प्रोजेक्ट कार्य की एक इकाई है जिसमें छात्र को कार्य योजना और संपन्नता के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। यानी कि देखिए, प्रोजेक्ट विधि में क्या किया जाता है कि प्रोजेक्ट क्या होता है, एक काम जो हमें करना होता है। तो प्रोजेक्ट विधि में छात्रों को भी जो चीज़ अध्ययन करना है उसे उन्हें एक काम के रूप में सौंपा जाता है। उन्हें बोला जाता है कि जो आप सीखना चाहते हो वो आपकी जिम्मेदारी है। आप या तो खुद से या फिर एक छोटे समूह में, एक ग्रुप का समूह का निर्माण करके जो है आप चीज़ों को सीखो, आप उससे संबंधित रिसर्च करो, आप उससे संबंधित जानकारी इकट्ठा करो। जहाँ कोई समस्या हो शिक्षक की सहायता लो, किताबों की सहायता लो, विभिन्न जो शिक्षण स्रोत है उनकी सहायता लो, लेकिन जो विषय आप सीखना चाह रहे हो उसे एक कार्य के रूप में लो, उसे एक आप योजना के रूप में लो और उसको पूरा करने का प्रयास करो। जब बच्चे प्रयोजन विधि के माध्यम से चीज़ों को सीखते हैं तो क्योंकि उसमें ज़्यादातर काम बच्चे खुद ही कर रहे होते हैं, शिक्षक उनको मदद कर रहे होते हैं, तो
व्यक्तिगत रूप से काम करने के कारण उनकी जो सीखने की समझ और समझने की जो एक गुण होता है उसका विकास होता है। साथ ही साथ समस्या समाधान और समस्या को किस तरह से अलग अलग विकल्पों के माध्यम से जो है आप उसके ऊपर निर्णय ले सकते हैं, किस तरह से निष्कर्ष ले सकते हैं, किस तरह से आप एक फाइनल जो है आप डिसाइड कर सकते हैं, ये सारे गुण आप सीख पाते हैं प्रयोजन विधि के दौरान। साथ ही साथ क्योंकि हम समूह में काम कर रहे होते हैं तो एक तरह से सामाजिक भावना का, आपसी सहयोग की भावना का, आपसी भाईचारे की भावना का भी विकास होता है, जो कि आगे चलकर व्यक्ति को उसके सामाजिक जीवन में और व्यक्तिगत जीवन में काफ़ी काम आता है। तो ये आपने कुछ प्रमुख डेफिनेशन देखे, आप डेफिनेशन भी लिख सकते हो और मैं आपको भी ऊपर में भी थोड़ा सा इंग्लिश में भी इसका कंटेंट बहुत अच्छा लिखा हुआ। बेलार्ड के अनुसार प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का ही एक भाग है जो विद्यालयों में प्रयोग किया जाता है। स्टीवंस के अनुसार प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जो स्वाभाविक स्थिति में पूरा किया जाता है। प्रोजेक्ट क्या है? समस्या मूलक। प्रोजेक्ट माध्यम से आप किसी एक समस्या का समाधान करते हैं, किसी विषय के बारे में आप जानने का प्रयास करते हैं, उसको आप ठीक से समझ पाते हैं। तो ये कुछ परिभाषाएं आप लिख सकते हो अगर आप चाहो तो, और मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे आप समझ आए कि बेसिस जो है आपका प्रोजेक्ट मेथड का, उसमें यही है कि यहाँ पर ये देखिएगा, the basic idea of this method is that learner can learn a lot of things with the help of association and mutual cooperation। मतलब कि जो W.H. किलपैट्रिक ने जो प्रोजेक्ट मेथड बताया है, प्रयोजन विधि बताई है, उसके अनुसार उनका मानना यह है कि प्रयोजन विधि प्रोजेक्ट मेथड के माध्यम से बच्चा बहुत कुछ चीज़ें सीख सकता है। क्योंकि देखिए, खुद का अपना ज्ञान तो बच्चा लेकर आता ही है, साथ ही साथ जब समूह में काम करता है तो वो दूसरे बच्चों से भी कुछ ना कुछ सीखता है, और इसी प्रकार से समूह के ग्रुप के हर एक सदस्य को लाभ मिलता है, क्योंकि वो एक दूसरे को कुछ सिखाते हैं और एक दूसरे को कुछ सीखने का अवसर देते हैं। यानी कि सीखना और सिखाना दोनों चीज़ें मतलब साथ ही साथ चल रही होती हैं हमारी प्रयोजन विधि में। इसलिए यह व्यवहारिक विधि है, और क्योंकि यह व्यवहारिक तरीके से किया जाता है तो इसमें जो समस्या के समाधान के तरीके भी ढूंढे जाते हैं वो ज़्यादा व्यवहारिक होते हैं, ज़्यादा आप बोल सकते हैं प्रभावशाली होते हैं, क्योंकि वो हमारे आसपास के वातावरण के अनुरूप होते हैं। जो समस्या समाधान की विधियां हम इस्तेमाल करते हैं या समस्या समाधान के लिए जो तरीके इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादा सटीक होते हैं, क्योंकि वो वास्तविक समस्या के आसपास के पर्यावरण, आसपास के वातावरण से ही जुड़ा हुआ होता है। तो जैसी समस्या का वातावरण है, जिस स्थिति की समस्या, अगर वैसा ही समाधान मिले तो कहीं ना कहीं सीखना भी बहुत उत्तम होता है, और जो चीज़ें हम सीख रहे हैं या समस्या का समाधान करें वो भी सटीक और ज़्यादा प्रभावशाली होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। इतना डिटेल में आपको नहीं लिखना है, आपको मेन बात यही लिखना है कि देखिए जो हमारा प्रोजेक्ट मेथड है इसको जो है W.H. किलपैट्रिक ने जो डेवलप किया था, इसका विकास किया था, और इसकी जो मूल आधार, इसकी जो मूल विचारधारा है वो है जॉन डीवी की। और इसमें करना क्या है, इसमें इस विधि का मतलब एक मूल आधार यही है कि प्रयोजन विधि में बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि समूह में चीज़ों को करते हैं, व्यवहारिक रूप से चीज़ों को करते हैं। अगली है राइट द कंपोनेंट्स ऑफ स्किल्स ऑफ एक्सप्लेनेशन। देखिए बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन मतलब कि व्याख्या करने की जो है अलग अलग स्किल क्या हो सकते हैं, गुण क्या हो सकते हैं, कौशल क्या हो सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर कर दिए 10-10 लिख दिए, आप इसमें से कुछ भी। देखिए व्याख्या कौशल के घटकों का उल्लेख करना है। तो व्याख्या कौशल क्या है, यानी किसी विषय को आपको समझाना है। तो व्याख्या कौशल से तात्पर्य विषय को स्पष्ट रूप से समझाने से, ताकि शिक्षार्थी उन अवधारणाओं को ठीक से समझ सकें जिन्हें पढ़ाया जा रहा है। शिक्षक कक्षा में पढ़ाए जा रहे विषय की गहन व्याख्या करता है ताकि शिक्षार्थी को पाठ की स्पष्टता और उसका जो मूल आधार है वो उसे ठीक तरीके से समझ पाए। तो व्याख्या कौशल का अर्थ है कि किसी विषय को, किसी विषय के ऊपर जब चर्चा की जा रही है उसे कुछ इस तरह से समझाया जाए कि जिससे सुनने वाला, चाहे वो छात्र हो या किसी भी प्रकार का अधिगम करता हो, श्रोता हो, जो भी लिसनर है उसको चीज़ें समझ में आ जाए। तो आप उसके लिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं, अपने अलग अलग गुण और कौशल का इस्तेमाल करें। उदाहरण के लिए सबसे ज़रूरी बात होता है यहाँ पर, सबसे प्रमुख बात होती है आपकी यहाँ पर कि आप जो बोल रहे हैं, कम्युनिकेशन का आपका स्किल, यानी कि जो संप्रेषण का जो दक्षता है वो अच्छी होनी चाहिए, संचार में स्पष्टता होनी चाहिए। आप जो बोलना चाहते हैं, आप जिस बात को समझाना चाहते हैं उसको स्पष्ट रूप से आप बताएं। स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना, स्पष्ट उदाहरण का प्रयोग करना। दूसरा, सुसंगत और समन्वित कथन। आपकी जो भाषा शैली होनी चाहिए वो
संगठित होनी चाहिए, एक फ्लो बना रहना चाहिए, क्रम से आप चीज़ों को समझाएं और एक दूसरे से जुड़ा हुआ होना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि आप शुरुआत में जो बात बोल रहे हैं और बीच में जो बात आपने कही और अंत में जो आपने बात कही उनमें कोई संबंध नहीं। जब आप बात को या किसी विषय की चर्चा करते हैं तो वो एक दूसरे से संबंधित हो, जो भी जानकारी आप दें वो एक दूसरे से संबंधित हो, बच्चों के या अधिगमकर्ता के पूर्व ज्ञान को जोड़ पाए, इस तरह से आपको चीज़ों को समझाना। तीक्ष्णता मतलब कि वो इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। संचार में प्रवाह मतलब फ्लो भी बना रहना चाहिए। जब आप बताएं तो संचार करते वक्त कम्युनिकेशन, जो चीज़ें आप बता रहे हैं उनका एक सही क्रम होना चाहिए फ्लो में। अगर मैं एक उदाहरण दूं तो वो उदाहरण मैंने जो चीज़ें अभी बताई उससे संबंधित होना चाहिए। अगर मैं आपको पर्यावरण के संबंध में कुछ बताना चाह रहा हूँ और उदाहरण मैं क्रिकेट का दूंगा तो वो शायद आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। तो मुझे अगर पर्यावरण पढ़ाना है, पर्यावरण के संबंध में आपको कुछ बताना है, तो उदाहरण भी मेरे पर्यावरण से संबंधित ही होने चाहिए। तो उदाहरणों, दृष्टांतों, इंडक्स और डिडक्स का उपयोग करें। डिडक्टिव मेथड, आगमन निगमन विधि का इस्तेमाल करें। मैं आपसे कुछ प्रश्न करूं और उनके माध्यम से टॉपिक तक पहुंचूं। मैं आपको टॉपिक बता दूं और आपसे प्रश्न पूछूं। तो आगमन निगमन विधि, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अच्छे उदाहरण दे सकते हैं जिस भी विषय को पढ़ाएं। अगर हम लोग खाद्य श्रृंखला के बारे में बात करें, इतिहास के बारे में बात करें, गणित के बारे में बात करें, तो जिस विषय को पढ़ाएं उससे संबंधित हमारे उदाहरण भी होना चाहिए। प्रासंगिकता, जिस तरह से मैं पढ़ा लूँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर मैं पर्यावरण शिक्षा बता रहा हूँ तो पर्यावरण शिक्षा में अगर मैं प्रदूषण के बारे में बता रहा हूँ तो मेरे उदाहरण भी या जो विषय मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ वो प्रदूषण से ही संबंधित होने चाहिए। ऐसा नहीं कि पढ़ा तो मैं आपको प्रदूषण रहा हूँ और मैं यहाँ पर आपको जो है विश्व तापमान के बढ़ने के कारणों के बारे में बताने लगा, या फिर मैं जो है आपको विभिन्न प्रकार के जो संवैधानिक प्रावधान है पर्यावरण को बचाने को उनके बारे में बताने लगा। नहीं, प्रासंगिक होना चाहिए। जिस विषय को मैं पढ़ा रहा हूँ उसी की व्याख्या की जाए, उससे संबंधित उदाहरण दिए जाए, उसी से संबंधित शिक्षण सहायक सामग्री का भी प्रयोग किया जाए। और निरंतरता, जो चीज़ें आप पढ़ा रहे हो उसको निरंतरता के साथ, मतलब लगातार उसको ठीक से पढ़े। अगर मैं एक विषय पढ़ा रहा हूँ पर्यावरण संरक्षण के बारे में, या फिर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिकल साइंस के बारे में, मान के चलिए मैंने न्यूटन के बारे में आपको बताना शुरू किया या न्यूटन के खोजों के बारे में, तो मैं न्यूटन की जो भी खोज है उनकी सारी चीज़ें आपको एक बार में बता दूं। ऐसा नहीं कि सोमवार को मैंने न्यूटन के बारे में बताया, फिर 6 दिन के बाद में अगले मंगलवार को मैं या 8 दिन के बाद में आपको कुछ बता रहा हूँ। ऐसा नहीं, निरंतरता, कंटिन्यूटी, 1 दिन 2 दिन 3 दिन में लगातार न्यूटन की सारी खोजों और आविष्कारों के जो प्रमुख हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूँ। तो निरंतरता में बताएं। आपकी भाषा में भी निरंतरता होनी चाहिए। बिल्डिंग इंटरेस्ट, साथ ही साथ में रुचि का निर्माण करना। जब आप व्याख्या करते हैं ना तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आप बोले जा रहे हैं और सामने वाला उसे सुन रहा है तो ठीक है, नहीं सुन रहा है तो नहीं, ऐसा नहीं। आपकी व्याख्या कौशल में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप सुनने वाले को बांध के रखें, सुनने वाला आपसे प्रभावित हो, सुनने वाले को आपने जो सिखाया है उससे उसको लाभ मिले। इसके अलावा सरल भाषा, देखिए भाषा का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है। आमतौर पर शिक्षक को उस भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए जिसमें कि बच्चे आमतौर पर बोलचाल में प्रयोग करते हैं, यानी कि जिसको कि सीखना और सुनने में सरल हो, जिससे कि हम चीज़ों को समझ पाएँ ठीक से। और स्पष्ट समापन वक्तव्य, और आखिरी में जब आप उस विषय को पढ़ा लें, उस टॉपिक को पढ़ा लें, तो उसको क्लोज भी करना है, उससे पूरक प्रश्न पूछने हैं बच्चों से, उनको होमवर्क देना है, उनको कुछ प्रोजेक्ट आप दे सकते हैं, उनको गृह कार्य दे सकते हैं। तो अपने टॉपिक को, अपने जो भी एग्जाम्पल हैं उनको आप देकर अपने विषय को जिसको कि आप व्याख्या करें उसको समापित भी करना है आपको। तो मैं दादा उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगला है व्हाट डू मीन बाय टर्म को करिकुलर एक्टिविटी। देखिए बहुत सरल है तो मैं इसके पीछे बहुत ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ। देखिए पाठ्य सहगामी क्रियाओं से अर्थ होता है ऐसी कोई भी गतिविधि जो स्कूल में शिक्षा के साथ साथ संचालित की जाती है। तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं का अर्थ होता है पाठ्य सहगामी क्रियाएं, यानी उन क्रियाओं से जो पाठ्यक्रम के साथ साथ विद्यालय में कराई जाती है। इन क्रियाओं का उतना ही महत्व है जितना कि कक्षा में पढ़ाई जाने वाले कोई भी विषय, जैसे कि हम कोई भी विषय पढ़ते हैं ना, जितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में हमारे विकास के लिए, उतना ही पाठ्य सहगामी क्रियाएं भी महत्वपूर्ण होती हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से वे चीज़ें सीखने का प्रयोग की जाती हैं या सिखाने का प्रयोग किया जाती है जो विषय के माध्यम से हम नहीं सीख पाते। इसके अंतर्गत विभिन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए, संश्लेषण और मूल्यांकन करने के जैसे गुण विकसित किए जाते हैं। इस प्रक्रिया से, यानी कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से हमारा शारीरिक, मानसिक और
व्यक्तित्व निर्माण होता है। इससे हम सामाजिक रूप से भी चीज़ों को सीखते हैं, सामाजिक गुणों का विकास होता है, हमारे पूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है। लोगों के बीच में यानी कि छात्रों के बीच में आपसी सामाजिकता का विकास होता है, उनके अंदर उनके व्यक्तित्व के प्रति वो ज़्यादा जागरूक होते हैं, आपसी भाईचारे का, देश प्रेम का, देश के प्रति सम्मान का, एक दूसरे का कैसे सम्मान करें, एक दूसरे की मदद से किसी काम को कैसे करें, इस तरह के बहुत सारे गुण जो है बच्चों में विकसित होते हैं। तो पाठ सहगामी क्रियाओं के उदाहरण अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या है, मैथ क्लब या बहुत सारे अलग अलग क्लब्स होते हैं, शतरंज के क्लब, साइंस फेयर, स्टूडेंट फेयर। इसके बाद में आप वार्तालाप करते हैं, आप जो है क्विज खेलते हैं, आप जो है कंपटीशन में भाग लेते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी आगे पाठ सहगामी क्रियाओं में ही। तो जो भी चीज़ें आप पढ़ाई के अलावा करते हैं जो कि बच्ची के व्यक्तित्व विकास में उसके और जो गुण हैं उनको निखारने में काम आती है। उदाहरण के लिए अगर आप एक अच्छे वक्ता हैं, एक आप अच्छे गायक हैं, एक अच्छे पेंटर हैं या एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, तो पाठ सहगामी क्रियाओं के माध्यम से ये जो आपका व्यक्तित्व का पक्ष है इसको भी विकसित करने का प्रयास किया जाता है, जिससे कि आपके अंदर आत्मविश्वास आए कि आप बेहतर कर सकते हैं, और जिससे आप अगर इन क्षेत्रों में अच्छा करते हो तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं आपका जो शैक्षिक पक्ष है वो भी आपका विकसित हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है शिक्षा के 3 उद्देश्य होते हैं। शिक्षा के 3 उद्देश्य हैं क्या क्या आपका, अगर हम लोग बात करते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की, तो उसमें आपका एक होता है संज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा होता है आपका भावात्मक पक्ष, और तीसरा होता है मनोक्रियात्मक या क्रियात्मक पक्ष। तो ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। अगर क्रियात्मक पक्ष प्रभावित होगा हमारा तो देखिए इससे हमारा भावात्मक पक्ष भी मतलब सकारात्मक रूप से प्रभावित होगा और संज्ञानात्मक चीज़ें भी प्रभावित होंगी। तो ये सब आपस में जुड़ी हुई हैं। तो इसीलिए अगर एक क्षेत्र में हम अच्छा करते हैं तो अगले 2 क्षेत्र हमारे अपने आप ही बेहतर होते चले जाते हैं। व्हाट इज इम्पैक्ट ऑफ फिजिकल साइंस ऑन सोसाइटी, यानी कि समाज पर जो है आपका फिजिकल साइंस का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए समाज पर फिजिकल साइंस के प्रभाव का उल्लेख करें। भौतिक विज्ञान, बौद्धिक विज्ञान यानी कि जो भी है, भौतिक विज्ञान से व्यक्तित्व के बौद्धिक ज्ञान का विकास होता है। भौतिक विज्ञान में व्यक्ति में तर्क की क्षमता और तार्किक रूप से किसी समस्या का समाधान करना, किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की योग्यता का विकास होता है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, क्योंकि हम विभिन्न अवधारणाओं को समझते हैं। जब हम फिजिकल साइंस को पढ़ते हैं, भौतिक विज्ञान का अध्ययन करते हैं, तो हम बहुत सारी अवधारणाओं से अपने आप को परिचित कराते हैं। तो हमें परिस्थितियों का विश्लेषण करने और बुद्धिमानी से निर्णय लेने की जो एक क्षमता होती है वो हमारे अंदर विकसित होती चली जाती है। तो भौतिक विज्ञान के माध्यम से हम बहुत सारे ऐसे मूल्य, ऐसे गुण विकसित करते हैं अपने अंदर जो कि हमारे जीवन में भी काम आते हैं। उदाहरण के लिए निर्णय लेने की क्षमता, सही गलत की पहचान करने में हमें मदद मिलती है। कौन सा, जैसे फिजिकल साइंस का अध्ययन करते वक्त हम समझ पाते हैं कि कौन सा उदाहरण सही है, कौन सा तरीका सही है। किसी प्रश्न के समाधान के लिए या किसी विषय का अध्ययन करते वक्त हम किस तरह से अलग अलग दृष्टिकोण से उस विषय का विश्लेषण कर, ठीक चीज़ें हम अपने जीवन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी समस्या में अगर हम पड़ जाएं तो हम अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, किसी प्रकार से किसी समस्या के समाधान के लिए हम किस प्रकार से अलग अलग स्रोतों का इस्तेमाल कर सकते हैं, अनुभव का इस्तेमाल कर सकते हैं, सही गलत की पहचान करें, सही निर्णय पे, सही उदाहरण से सही समाधान कैसे चुनाव कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे गुण, निर्णय क्षमता, प्रश्न कौशल, समाधान की क्षमता, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर विकसित होती है। तो भौतिक विज्ञान विषय में तकनीकी विकास के लिए जो आवश्यक मौलिक ज्ञान उत्पन्न करता है वो दुनिया के आर्थिक इंजनों को चलाने में भी मदद करता है। यानी कि दुनिया में जो भी चीज़ें चल रही है ना, वो कहीं ना कहीं भौतिक विज्ञान में जो बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं, जैसे समस्या समाधान, समूह में काम करना, या फिर किसी विषय का किस तरह से हम बारीकी से विश्लेषण कर सकते हैं, ये जब गुण हम भौतिक विज्ञान में सीखते हैं तो इसे हम अपने जीवन में भी ला सकते हैं। और इसी का प्रयोग आप देखेंगे कि हमारे सामाजिक, आर्थिक, व्यक्तिगत जीवन के विकास में भी होता है, और ये विश्व स्तर पर भी हमारे लिए बहुत ही कारगर है। भौतिक विज्ञान तकनीकी बुनियादी ढांचे को विकसित करने में तो मदद करता ही, और वैज्ञानिक प्रगति और खोजों के माध्यम से पूरे समाज को, पूरे मानव जाति को जो है लाभान्वित करता है। इससे पूरे विश्व में आर्थिक, सामाजिक और जो सब स्वास्थ्य संबंधित जो विकास है वो प्रभावित होता है, यानी कि बेहतर होता है। भौतिक विज्ञान चिकित्सा, आर्थिक विकास, सामाजिक संपर्क, नई चीज़ों को विकसित करने के क्षेत्र में जो है अद्वितीय योगदान करता है, जिससे कि हमारा जीवन बेहतर होता है। हम ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने जीवन को जी सकते हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ तैयार कर सकते हैं, उनके लिए कुछ सुरक्षित कर सकते हैं, और अपने वर्तमान को भी हम जो है
जो है बेहतर करने के लिए जो कर सकते हैं, उसमें फिजिकल साइंस यानी कि भौतिक विज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, जो भी खोजें हुई हैं, चाहे वो इंजन की बात करें, एरोप्लेन की बात करें, फ्रिज की बात करें, एसी की बात करें, पढ़ने लिखने की बात करते हैं, इंटरनेट की बात करते हैं, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, हर एक चीज़ कहीं ना कहीं जो है प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से भौतिक विज्ञान से ही संबंधित है। तो भौतिक विज्ञान ने हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल के रख दिया है, और भौतिक विज्ञान में जो नित्य निरंतर आपके जो विज्ञान में खोज हो रही है, उससे हमारा जीवन बेहतर होता चला जा रहा है, और मनुष्य जो है एक नई ऊंचाइयों को अपने जीवन में छू पा रहा है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि सामाजिक, आर्थिक, व्यक्तिगत रूप से तीनों स्तर पर जो है भौतिक विज्ञान हमें अलग अलग रूप से प्रभावित करता है, हमारे जीवन को बेहतर बनाता है, हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, खाद्य समस्या के समाधान में मदद करता है। इसके अलावा नए नए यंत्रों के माध्यम से हमारे जीवन को बेहतर करता है, इलाज में मदद करता है। इस तरह के बहुत सारे पॉइंट्स जो है आप यहाँ पर लिख सकते हो, लेकिन ध्यान रखें 50 शब्द, 60 शब्द, 70 शब्द से ज़्यादा लिखने का प्रयास ना करें। तो पॉइंट्स में ज़्यादा लिखें, सेंटेंस में कम लिखें। आखिरी प्रश्न देखेंगे, राइट एनी 5 डिफरेंट प्रोफेशंस इन एरिया ऑफ फिजिकल साइंस। ऐसे ही सरल प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, तो मैंने बहुत सारे लिख दिए कि आप एस्ट्रोनॉमर बन सकते हैं, एविएशन इंस्पेक्टर बन सकते हैं, केमिस्ट बन सकते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, एस्ट्रोनॉट, साइंटिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, टीचर या प्रोफेसर, कुछ भी बन सकते हैं। तो ये आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ये हमने 2017 का पेपर देखा था। नेक्स्ट वीडियो हम लोग 2019 के पूरे पेपर को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए सारे क्वेश्चन है यहाँ पर, तो उस तरह से हम लोग यहाँ पर इसको कंप्लीट करेंगे।